THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर से कॉपी कलम ले लीजिए और बड़ी जोश के साथ हमसे जुड़ जाइए इस THI एजुकेशन चैनल के माध्यम से। हम आप कक्षा 9th की साइंस सीख रहे हैं बच्चों। साइंस में फिजिक्स सीख रहे हैं। फिजिक्स का एक लेक्चर आपने देखा मोशन का, गति का, जिसमें आपने सीखा दूरी और विस्थापन के संबंध में। दूरी और विस्थापन के हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए बच्चों। वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ वे क्वेश्चन आपको आगामी IIT नीट की तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसी के आगे कुछ कदम आगे बढ़ाया जाए बच्चों। दूरी विस्थापन हम सीख गए हैं। दूरी विस्थापन के बाद हमारी अगली टॉपिक आज होने वाली है मोशन की। अगली टॉपिक आज होने वाली है चाल तथा वेग। चाल तथा वेग बच्चों हम आज सीखेंगे, धीरे धीरे सीखा जाना है। आप एकदम इस तरीके से सीख लीजिए, याद कर लीजिए। ये सब टॉपिक बच्चों आपको 9th में, फिर आप जब IIT नीट की तैयारी करने जाएंगे तो फिर से पढ़ाया जाएगा और सेम टू सेम यही बात आपको फिर से सिखाई जाएगी। और यदि आप आज सीखे रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बड़ा लाभ आपको महसूस हुआ, और नहीं सीखे होंगे और जब यही बात आपको दोहराई जाएगी तब आपको लगेगा कि हमने काफी कुछ अपना नुकसान कर लिया था। उस टाइम अगर आप इस टाइम सीखे होंगे तो उस टाइम अपना टाइम बचाएंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी। तो हम कह रहे हैं आप आज तैयार करेंगे 9th की दृष्टि से, वो 11th में भी काम आने वाला है। आगे नीट और IIT की तैयारी में जब आप जुटेंगे तो भी काम आने वाला है बच्चों। तो दूरी विस्थापन सीख गए हैं। हमारी आज गति की, मोशन की अगली टॉपिक चाल तथा वेग है। चाल तथा वेग बारी बारी से सीखा जाएगा बच्चों। हम चाल सीखते हैं फिर वेग सीखते हैं बारी बारी। चलिए सबसे पहले चाल सीखा जाए। चाल में हम सीखेंगे भाई क्या चाल कहते किसको है, ये कितने प्रकार का होता है, कुछ बातें, यही सब बातें सीखी जाएंगे बच्चों। क्या क्या सीखना है हमको चाल के विषय में अभी देखिए, धीरे धीरे सीख लिया जाता है। चाल को स्पीड भी कहा जाता है। चाल हम डिफाइन कर लिए, हम दूरी याद कर लिए थे बच्चों। दूरी क्या याद किए थे कि किसी भी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई दूरी थी बच्चों। जब वो कण चल रहा होगा तो समय भी बीत रहा होगा, और एकांक समय में, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कण द्वारा चली गई जो दूरी होगी बच्चों वही विस्थापन कहलाती है। लिखने के लिए आप क्या याद कर लें कि किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। गणित की दृष्टि से क्या याद कर लें कि किसी गतिशील कण द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी कण की चाल कहलाती है। दोनों में से कुछ भी याद कर लें, कुछ भी लिख लें, दोनों पर्याप्त है कि किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में या 1 सेकंड में चली गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। तो चलिए बता रहे हैं भाई चाल हम कह रहे हैं कि यदि किसी कण द्वारा t समय में चली गई दूरी, यदि कण द्वारा t समय में चली गई दूरी, हो t समय में चली गई दूरी यस हो, तो भाई t समय में चली गई दूरी यस, तो भाई हम समझ गए कि t सेकंड में चली गई दूरी यस, तो 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी बच्चों यस अपान t। तो हम कह सकते हैं कि 4v बराबर हो गया s अपान t यस, जहां हम समझ रहे हैं दूरी है, t समझ रहे हैं समय है। हम ये भी कह सकते हैं कि समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर, समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप सीख गए हैं कि भाई चाल क्या होती है। फिर से एक बार डेफिनेशन याद कर लें, लिख लें, कॉपी कलम है आपके पास। किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। चाल सीख गए तो सूत्र याद कर लें। हाँ, चाल बराबर क्या हो गया बच्चों, दूरी बटे समय। फार्मूला याद कर लिया, v बराबर s अपान t। अब आगे हम जान गए कि दूरी भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, और अदिश राशियों का गुणा भाग हम जानेंगे कि जोड़ घटाव गुणा भाग सब अदिश ही होता है। तो चाल कैसी राशि होगी, याद किए रहेंगे, अदिश राशि होगी।
अदिश राशि हो गई बच्चों, मात्रक भी याद कर लें। हम समझ रहे हैं कि चाल का मात्रक मतलब दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। चाल का मात्रक मतलब दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी हम आप जानते हैं बच्चों किस में पढ़ी जाती है, मीटर में पढ़ी जाती है। तो दूरी का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो हम समझ गए कि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया बच्चों। ये मात्रक एमकेएस पद्धति में है। और भी पद्धतियां होती हैं, सीजीएस पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति में चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। और भी मात्रक होते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किलोमीटर प्रति मिनट होता है। तो वो भी चाल के ही मात्रक है। एमकेएस पद्धति में हम याद किए रहेंगे मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। तो इतनी बात सीख गए बच्चों कि भाई चाल क्या है, किसी गतिशील कण द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अदिश राशि है, सूत्र याद कर लिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल कई प्रकार का होता है, उसमें से आपको सबसे ज्यादा जरूरी याद करना है औसत चाल। औसत चाल बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे सवाल औसत चाल से जुड़े हुए पूछे जाएंगे। आज आप लगाएंगे, कल हम आपसे कुछ सवाल, आप एक दूसरी वीडियो होगी जिसमें चाल और वेग के सवाल ही आपको सिखाए जाएंगे। तो आज पहले औसत चाल हम समझ लें, घर पे लगाएंगे, जो कठिनाइयां होंगी वो कल दूर कर ली जाएंगी, कल वाले वीडियो से दूर हो जाएंगी। उससे हमको लग रहा है कि आज से ही आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। फिर भी यदि आ जाती है तो वो दूर हो जाएगी कल की वीडियो से। औसत चाल बच्चों क्या याद करना है आपको, सीधा सीधा औसत चाल याद करेंगे। डेफिनेशन उसकी कि किसी गतिशील कण द्वारा अपनी यात्रा में चली गई कुल दूरी और लगे हुए कुल समय का अनुपात, टोटल दूरी और टोटल टाइम का रेशियो। किसी भी गतिशील कण के, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अपनी यात्रा में मैंने जितनी देर तक वो ट्रेवल कर रहा है वो चली गई टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो ही उसकी एवरेज स्पीड होती है। औसत चाल होती है, परिभाषा याद हो गई होगी, फिर से याद कर लें। किसी भी गतिशील कण द्वारा अपनी यात्रा में चली गई कुल दूरी और लगे हुए कुल समय का अनुपात उसकी औसत चाल कहलाएगी। औसत चाल बच्चों v बार से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जान गए कि v बार बराबर हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। सूत्र यही याद करना है औसत चाल का। किसी भी गतिशील कण द्वारा अपनी यात्रा में चली गई कुल दूरी और लगे कुल समय का अनुपात ही औसत चाल कहलाती है। औसत चाल आपको याद हो गई होगी। औसत चाल निकालना पड़ेगा बच्चों, ढेर सारे सवाल औसत चाल के मिलेंगे। औसत चाल निकालने के लिए कुछ विशेष बातें आपको याद करनी है। विशेष क्या बातें याद करनी है वो आप बारी बारी सीख जाएं। पहली विशेष बात क्या याद करनी है कि यदि कोई कण t1 समय में s1 दूरी तथा t2 समय में s2 दूरी तय करे। डाट कर दे रहे हैं, मतलब t1 समय में s1 दूरी, t2 समय में s2 दूरी, t3 समय में s3 दूरी तय करे। तो औसत चाल क्या होगा बच्चों? अब औसत चाल वही अपनी डेफिनेशन लगा दीजिए। औसत चाल आप सीखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना चला, एक बार s1 चला, एक बार s2 चला, तो कुल दूरी हो गई s1 प्लस s2। और कुल समय कितना हो जाएगा, एक बार t1 खर्चा हुआ, एक बार t2 खर्चा हुआ, तो हम समझ लेंगे t1 प्लस t2। एक फार्मूला याद करना है, तरीका वही याद कर लेना है, बस एक विशेष है समाज की दृष्टि से आपको याद कर लेना है कि अगर आपको ये मालूम चल जाए कि t1 समय में s1 दूरी, t2 समय में s2 दूरी, t3 समय में s3 दूरी, t4 समय में s4 दूरी ऐसे तय कर रहा है, तो औसत चाल पे क्या सूत्र हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3 डाट कर दे रहे हैं बच्चों। चाहे जितना होगा सबको दूरी ऊपर जोड़ देंगे, समय नीचे जोड़ देंगे, उसको भाग करा देंगे, आपको औसत चाल आ जाएगी। चलिए एक कंडीशन सीखे, दूसरी कंडीशन सीखिए। यदि कण t1 समय तक v1 चाल से तथा t2 समय तक v2 चाल से चले, तो बच्चों हमको फिर से औसत चाल निकालना है। औसत चाल पे हम देखें दूरी तो पता नहीं हमको, तो आप पहले t1 समय में चली गई दूरी निकालेंगे।
t1 समय में चली गई दूरी। अब अभी दूरी का सूत्र हम जानते थे कि अभी 4 का सूत्र पढ़े थे कि v बराबर s अपॉन t था, तो s बराबर vt हो जाएगा। अब अगर t1 समय में चली गई दूरी पूछेगा तो भाई v1 t1 हो जाएगा s1 बराबर। ऐसे ही s2 बराबर आप समझ रहे हैं कि v2 t2 हो जाएगा। तो तब औसत चाल का क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चों? ध्यान से ये तीन कंडीशन आपको याद करनी है। औसत चाल v बार से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानेंगे कि v1 t1 प्लस v2 t2, अगर आगे भी है तो प्लस v3 t3 आ जाएगा, बटे हो गया t1 प्लस t2। कुछ अलग नहीं किया गया है, कुल दूरी बटे कुल समय ही किया गया है। बस दूरी यहाँ अलग निकालेंगे, यहाँ अलग निकालेंगे, अलग अलग दिया होगा, अलग अलग आप निकालेंगे। तो दो कंडीशन सीखे, तीसरी और लास्ट कंडीशन भी सीख लें। तीसरी कंडीशन है कि यदि S1 दूरी v1 चाल से, S1 दूरी v1 चाल से तथा S2 दूरी v2 चाल से तय करें, v2 चाल से तय करें, तो बच्चों अब की क्या गायब हो गया है? हम जानने का औसत चाल फिर हमको निकालना है। औसत चाल फिर कुल दूरी बटे कुल समय ही होना है। कुल दूरी तो हमें मालूम है S1 प्लस S2, कुल दूरी हमें मालूम है कहां S1 प्लस S2 ही चला है, समय गायब है। तो क्या करेंगे आप? पहले S1 दूरी चलने का समय निकाल लेंगे। समय का सूत्र आप पढ़े हैं कि हाँ t बराबर, भाई आप पढ़े हुए हैं v बराबर s अपान t होता है, तो t बराबर s अपान v हो जाएगा। तो t बराबर s अपान v, तो t बराबर हम समझ गए कि s अपान v हो जाएगा, तो t1 बराबर s1 v1 हो जाएगा। ऐसे ही t2 बराबर आप समझ रहे हैं s2 अपान v2 हो जाएगा। तो जहां t1 प्लस t2 करना था बच्चों, वहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? s1 अपान v1 प्लस s2 अपान v2। ये तीन कंडीशन है। ये तीन कंडीशन पे आपके ढेर सारे न्यूमेरिकल का, जितने न्यूमेरिकल हैं सब इसी तीनों पर हैं। आप ध्यान से अगर इन तीनों को याद किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको चाल संबंधी सवाल लग जाएंगे आपसे। कुछ ग्राफी सवाल हैं, ग्राफी बेचना पर वाले सवाल हैं, उनको आप अलग से पढ़ेंगे तब उनको लगाएंगे। लेकिन जो साधारण सवाल है इन्हीं तीनों फार्मूलों पर है। तीनों फार्मूलों को आप समझ लें फिर से। तीन बातें बता रहे हैं। एक में आपको समय और दूरी दी जाएगी, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरे में भाई समय और चाल दे दी जाएगी, तो औसत चाल बराबर v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, जितना भी होगा आगे उतना जोड़ देंगे आप। तीसरे में आपको दूरी और चाल दी जाएगी, तब औसत चाल का क्या सूत्र होगा? s1 प्लस s2 प्लस s3 जितने होंगे डाट कर देंगे, और नीचे s1 अपान v1 प्लस s2 अपान v2 प्लस s3 अपान v3 ऐसे ही आगे बढ़ा देंगे। ये औसत चाल हो जाएगा। इन्हीं तीनों पर सवाल मिलेंगे आपको बच्चों। सवाल हम एक आपको बताते हैं कैसे आप लगाएंगे। जैसे आपसे कहा दिया गया कि भाई राम अपने घर से ऑफिस तक v1 चाल से जाता है और पुनः ऑफिस से घर v2 चाल से लौटता है। तो आपसे पूछेगा कि यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। v1 चाल से गया, v2 चाल से आया, आपसे पूछ रहा है कि यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। बस सिर्फ चाल मालूम हो गई बच्चों, तो आपको पता लगाना क्या पड़ेगा? और औसत चाल का सूत्र पढ़े कुल दूरी बटे कुल समय। न तो दूरी मालूम चला न तो समय मालूम चला, तो दोनों आपको पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के लिए क्या करेंगे? आप मान लीजिए कि राम के घर से उसके ऑफिस की दूरी x है। राम के घर से ऑफिस की दूरी अगर आपने x मान ली, तो आप समझ गए कि राम x दूरी गया और फिर x दूरी आया। तो दूरी जाने वाली दूरी भी मालूम चल गई, आने वाली भी दूरी मालूम चल गई। अब आपको मालूम है कि जाते समय वो v1 चाल से गया था, आते समय v2 चाल से। तो जाने में लगा समय कितना हो जाएगा? समय मान लें t1, तो समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी तो x ही चला होगा, x बटे v1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चों आने में लगा समय निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं t2 बराबर, आप समझ लेंगे आने में भी तो x ही चलना पड़ेगा उसको, x बटे हम समझ लेंगे कि चाल बदल गई थी, v2 हो गया। अब देखिए आपको समय भी मालूम चल गया, दूरी भी मालूम चल गई। अब आप सूत्र लगाएंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर आप समझते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बच्चों क्या हो गई? कुल दूरी हो गया x प्लस x।
x जाने का x आने का समझ गए होंगे। कुल समय क्या हो गया, समय t1 प्लस t2 है, आप मान निकाल चुके हैं, x बटे v1 प्लस x बटे v2। हल कर लीजिए, x जोड़ के 2x हो गया, नीचे से x कॉमन हो गया बच्चों, बचेगा 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2। देखिए x कटा, नीचे एलसीएम ले लीजिए 2 अपॉन, नीचे एलसीएम लिया v1 v2, ऊपर अंतर में v2 प्लस v1 हो गया। अब v1 v2 के ऊपर चला जाएगा, वही औसत चाल हो जाएगा। औसत चाल जान गए, या औसत चाल v बार इज इक्वल टू क्या आ गया, 2v1 v2 किया ऊपर और नीचे बचा हुआ है v1 प्लस v2। ये औसत चाल आ गया। अंकित मान दिया होता बच्चों, अंकित मान रख के आप हल कर देते तो आपको गिनती में रिजल्ट मिल जाता। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपको सब में ही ध्यान देनी होगी कि भाई कितनी चाल है, कितना समय है, कितना दूरी है, तीनों ध्यान से या निकाल लेंगे, तीनों ध्यान से निकाल लेंगे। भाई तीनों में से 2 देगा, तीसरा पूछेगा, 1 देगा तो भी आपसे कुछ न कुछ हिंट्स होगा आपके पास 2 निकालने के लिए। 2 निकल जाएगा, तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो ये औसत चाल हो गई बच्चों। हम चाल सीख गए। चाल क्या थी, किसी गतिशील कण द्वारा अपनी यात्रा में 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में या एकांत समय में चली गई दूरी की चाल कहलाती है। एकदम सिंपल से एक लाइन तो याद ही रहे कि किसी भी कण द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है, एकांत समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। फिर आप औसत चाल याद किए, औसत चाल क्या याद किए कि किसी भी गतिशील कण द्वारा अपनी यात्रा में चली गई कुल दूरी तथा लगे हुए कुल समय का अनुपात उसकी औसत चाल कहलाती है। चाल में बच्चों इतनी बातें थी। एक और चाल आपको याद करनी है, एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल की डेफिनेशन याद कर लें, काम आने वाला है। ग्राफ में ग्राफ सीखेंगे तो ग्राफ के टाइम आपसे कहा जाएगा कि कोई कण एक समान चाल से चल रहा है, उसका दूरी समय ग्राफ खींच दीजिए। तो एक समान चाल की क्या परिभाषा होगी, किसी गतिशील यदि किसी कण द्वारा समान समय में चली गई दूरियां समान हो, यदि किसी गतिशील कण द्वारा समान चाल बच्चों किसको कहा जाएगा, समान समय में चली गई दूरियां समान ना, तो उसकी चाल असमान चाल कहलाएगी। चाल खत्म हो गया बच्चों। चाल में इतनी बातें ही आपको सीखनी है। कुछ बातें और सीखेंगे जब आप 11th में पहुंचेंगे, नीट की तैयारी में पहुंचेंगे, तो आपको एक डिफरेंशिएशन मेथड से भी चाल निकालना सिखाया जाएगा। अभी वो आपके लिए नहीं है, आप 11th में आएंगे तब सिखाया जाएगा। तब तक आप इतनी की तैयारी खूब मजबूती से कर लें जो वहां ना करना पड़े, इन सबको वहां ना करना पड़े, वहां डिफरेंशिएशन वाला मेथड सीखें तो डिफरेंशिएशन से जो चाल आपको निकालनी पड़े बस उसी को निकाल के आगे बढ़ जाएंगे आप। नीट और आईआईटी में जुट जाएंगे तब आप, तो कामयाबी थोड़ी जल्दी मिलेगी। तो कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हैं आप। चलिए, तो चाल हम सीख गए बच्चों। चाल के बाद हमको सीखना है वेग। वेग चाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बच्चों, अंतर है तो सिर्फ दिशा का, अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ दिशा का। चाल में हम समझते जैसे दूरी विस्थापन सीखे थे, दूरी विस्थापन में क्या सीखे थे कि दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। ठीक वैसे ही चाल और वेग भी है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। जो काम वहां दूरी जैसा कर रहा था वो काम यहाँ चाल करेगा, जो काम वहां विस्थापन कर रहा था वो काम यहाँ वेग करेगा। कैसे, परिभाषा पहले याद कर लें। वेग क्या है, किसी गतिशील कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन। वहां दूरी थी, बस यहाँ क्या कर रहे हैं विस्थापन। 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो यदि हम कह दें कि कण द्वारा t समय में तय किया गया विस्थापन यस हो, तो वेग हम जान रहे हैं कि वेग v से ही प्रदर्शित किया जाएगा। वेग v बराबर हम लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। क्योंकि हम जान गए कि t समय में तय किया गया विस्थापन अगर यस है तो 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन है अपॉन t। जहां यस समझ रहे हैं विस्थापन, t समझ रहे हैं समय, इसका मतलब वेग v बराबर हो गया विस्थापन बटे समय, s अपॉन t लिख रहे हैं। अब हमने s के ऊपर तीर लगा दिया है बच्चों। तीर लगाने का मन हो लगा दे, ना मन हो ना लगाए, लेकिन आप जाने कि s विस्थापन है, सदिश राशि है, सदिश राशियों को वेक्टर बोला जाता है और वेक्टर के ऊपर ही तीर लगाया जाता है। तीर लगा ले तो आपकी वैल्यू बेहतर होगा। तो आप जानिए कि अगर विस्थापन वेक्टर है, तीर लगी हुई है, तो वेग भी वेक्टर है, इसके ऊपर भी तीर लग जाएगी। तो वेग हमको पता चल गया।
क्या? किसी गतिशील कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन। किसी गतिशील कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन, ये उसका वेग कहलाता है। अब वेग की डिफिनेशन याद हो गई तो सूत्र याद हो गया कि हाँ वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब हम भाई वेग याद कर लिए तो हम बच्चों जान लें कि वेग कैसी राशि है, वो सॉरी सदिश राशि है। सदिश राशि है तो दिशा क्या होगी? दिशा होगी वही जो विस्थापन की है। सदिश राशि है। चलिए मात्रक पे आ जाए। मात्रक विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो आप जान गए कि मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकेंड, जो चाल का आया था वही इसका भी मात्रक आ गया। ये अंकीय पद्धति का मात्रक है और पद्धतियों में मात्रक लिखे जाएंगे। सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा, तो कई मात्रक आप सीखेंगे। तो विस्थापन के बारे में, वेग के बारे में इतनी बातें सीख गए। फिर से दोहरा रहे मन में, किसी गतिशील कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन। विस्थापन याद कर लीजिए, किसी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई। दूरी क्या थी? संपूर्ण पथ की लंबाई। और वेग क्या था? न्यूनतम पथ की लंबाई। तो आपकी न्यूनतम पथ की लंबाई रखनी है, जो दिशा के साथ रखना है, जो विस्थापन की दिशा होगी वही वेग की दिशा होगी। तो चलिए वेग बार याद कर लिए। तो वेग याद हो गया है तो आप याद कर लें एक समान वेग। एक समान वेग क्या होगा? देखिए एक समान वेग से होने वाली जो गति होती है वो एक समान गति भी कहलाती है। क्या एक समान वेग की परिभाषा होगी? यदि किसी गतिशील कण द्वारा समान समय में तय किए गए विस्थापन समान हो। अब विस्थापन समान होने का क्या मतलब? कि परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। विस्थापन का परिमाण भी समान हो और विस्थापन की दिशा भी समान हो। मतलब समझ लीजिए, जैसे आपको मालूम चल गया कि 1 सेकंड में 10 मीटर उतर गया, तो दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर उतर जाए, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर उतर जाए, चौथे सेकंड में भी 10 मीटर उतर जाए, तभी उसका वेग एक समान वेग और उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। परिभाषा याद कर लें, यदि किसी गतिशील कण द्वारा समान समय अंतरालों में तय किए गए विस्थापन समान हो तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है और उसकी गति एक समान गति कहलाती है। एक समान वेग की परिभाषा और भी आप कह सकते हैं, वह वेग जिसकी परिमाण व दिशा सदैव नियत रहे। वह वेग जिसकी परिमाण व दिशा सदैव नियत रहे एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग याद हो गया होगा तो आप असमान वेग याद कर लें। असमान वेग तो आप जान ही गए होंगे कि वह वेग जिसकी परिमाण तो समान हो, लेकिन भाई देखिए असमान वेग लग गया है तो आप एक तो ये कह सकते हैं कि समान समय अंतरालों में तय किए गए विस्थापन समान ना हो। उसके अलावा ये डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि वह वेग जिसमें परिमाण बदले अथवा दिशा बदले अथवा परिमाण दिशा दोनों बदले, ऐसा वेग असमान वेग कहलाएगा या परिवर्ती वेग भी। असमान वेग को हम परिवर्ती वेग भी कह सकते हैं। वह वेग जिसका परिमाण बदले अथवा दिशा बदले अथवा परिमाण और दिशा दोनों बदले, वही वेग कौन वेग कहलाएगा? असमान या परिवर्ती वेग कहलाएगा। चलिए इतनी बात याद हो गई तो आप याद कर लें औसत वेग। औसत वेग ठीक वैसे ही जैसे औसत चाल था, बस जहां जहां दूरी थी वहां विस्थापन कर दीजिए। औसत वेग क्या कहेंगे कि किसी गतिशील कण द्वारा अपनी यात्रा में तय किए गए कुल विस्थापन और लगे कुल समय का अनुपात, कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात ही औसत वेग कहलाता है। सूत्र याद कर लें, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय। चलिए वेग खत्म। वेग के बारे में सब बातें दोहरा लें। वेग में हमने सबसे पहले वेग सीखा। क्या वेग की परिभाषा थी? किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन या 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन ही उसका वेग कहलाता है। हम सूत्र याद कर लिए, हाँ वेग बराबर क्या आ गया था बच्चों? विस्थापन बटे समय। राशि कैसी है? सदिश। मात्रा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब हम याद किए समान वेग। क्या परिभाषा है समान वेग की? वह वेग जिसकी परिमाण व दिशा सदैव नियत हो। वह वेग जिसकी परिमाण व दिशा सदैव नियत हो एक समान वेग कहलाता है।
और एक समान वेग से होने वाली गति ही एक समान गति कहलाती है। अब असमान वेग या परिवर्ती वेग क्या होगा बच्चों? वह वेग जिसका परिमाण बदले अथवा दिशा बदले अथवा दोनों बदले, मतलब परिमाण दिशा दोनों बदले, वह वेग असमान वेग या परिवर्ती वेग कहलाता है। अब औसत वेग याद कर लिए। औसत वेग क्या हो गया बच्चों? किसी गतिशील कण द्वारा अपनी यात्रा में चली गई तय किए गए कुल विस्थापन और लगे कुल समय का अनुपात। कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात क्या कहलाएगा? औसत वेग। अब औसत वेग समझ गए हैं तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं डिफरेंस किसमें? दूरी और दूरी नहीं बच्चों, चाल और वेग में। जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर सीखे थे, वैसे ही चाल और वेग में भी हमको अंतर याद करना है। तो चाल और वेग में अंतर याद हो जाए आपको तुरंत का तुरंत। पहला अंतर डिफिनेशन कि भाई 1 सेकंड में चली गई दूरी, यहाँ 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन हो गया। दूसरा क्या बताएंगे? ये राशि कैसी है? अदिश। ये राशि कैसी है? सदिश। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर सीख लें। तीसरा अंतर आप बताएंगे कि चाल सदैव धनात्मक होगी। और वेग के बारे में बच्चों याद करेंगे कि ये धन भी होगा, ऋण भी होगा, शून्य भी होगा। तीसरा अंतर ध्यान से याद कर लें। चाल सदैव कैसी होगी? धनात्मक होगी। वेग कैसा होगा? धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य होगा। कहां से आ जाएगा? विस्थापन से बच्चों। विस्थापन याद करिए, नहीं याद है तो आप पिछला वीडियो तुरंत देखें। वहां आप सीखे थे कि विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो जब विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य होगा तो वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। तो चलिए तीसरा अंतर आप समझ गए। चौथा और आखिरी अंतर याद कर लीजिए कि चाल हमेशा विस्थापन के बराबर, चाल हमेशा वेग के बराबर या उससे बड़ा होगा। क्या याद करना है? चाल वेग से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, या तो बराबर या तो बड़ा, किसी भी हालत में छोटा नहीं होगा। आप इसको उलट दीजिए, यहां बता दीजिए कि वेग जो है चाल के बराबर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? छोटा। छोटा या बराबर वेग होगा, बड़ा या बराबर चाल होगी। याद ये रहना है। यही चार अंतर आप याद कर लें। पहला अंतर डिफिनीशन लिख देंगे। 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल कहलाएगी, 1 सेकंड में चला गया विस्थापन वेग कहलाएगा। ये अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। ये धनात्मक होती है, चाल हमेशा धनात्मक होती है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। और आप ध्यान रखेंगे कि चाल वेग से हमेशा या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी। उसका उल्टा भी याद रहेगा कि वेग चाल के बराबर हो सकता है या फिर छोटा होगा। तो बच्चों चाल और वेग संबंधी बात खत्म होती है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वेग निकालना पड़ा तो विस्थापन निकालिएगा। विस्थापन निकालते समय धन ऋण का ध्यान रखिएगा। जैसे विस्थापन वाले सवाल में आप धन ऋण का ध्यान रखते थे, चाल निकालने में धन ऋण का ध्यान नहीं रखना है। तो चाल और वेग का आज यही समाप्त किया जाता है। आगे चाल और वेग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इस वीडियो के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स अपने आप लगाएंगे। उनमें जो कठिनाइयां महसूस होंगी उनको आप दूर करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। और आज की वीडियो यहीं समाप्त की जाती है बच्चों। धन्यवाद।